हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपना जो पीजीटी जो एचटेट का जो 2022 वाला जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू अ टाइम इंटरवल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। यानी इसने क्या बोल रखा है? देखो, इसमें जो मेन जो पॉइंट है, इंटायर लाइफ, टाइम इंटरवल एंड मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट। अब देखो, ये कौन सा जो कंसेप्ट है? हमारे जो अकाउंटिंग के टू टाइप्स होते हैं। एक तो होते हैं कंसेप्ट और एक क्या होते हैं कन्वेंशन। तो ये हमारे कौन से दे रखे हैं? कंसेप्ट दे रखे हैं। तो ये बता रखा है कि इनमें से कौन सा कंसेप्ट के बारे में ये बोल रखा है जिसमें टाइम इंटरवल्स के बारे में बताना है। तो कोस्ट तो हो नहीं सकता, गोइंग कंसेप्ट कंसेप्ट भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट होता है जिसमें क्या होता है, टाइम इंटरवल के बारे में बता रखा होता है कि कितने टाइम इंटरवल तक हमारा होगा। जैसे हमारा अकाउंटिंग पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये क्या है? हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैव एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग और डिक्रीज पार्टनर इज कॉल्ड। यानी इसमें क्या बोल रखा है कि कौन सी रेशियो का हम यूज़ करते हैं कब? रिटायरिंग और डिक्रीज पार्टनर में। यानी जब जो हमारा पार्टनर्स है रिटायर होता है या वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो तब हम कौन सी रेशियो का यूज़ करते हैं? तो कौन सी का करते हैं? गेनिंग रेशियो का। क्योंकि दीज आर द पार्ट्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। ये तो किसके पार्ट हैं? अकाउंटिंग रेशियो के। और ये गेनिंग रेशो ही हम यूज़ करते हैं किसमें? रिटायरिंग और डिक्रीज्ड, यानी जब पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तब। और हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है, सेक्रीफाइसिंग रेशो हम कब यूज़ करते हैं? जब जो पार्टनर है क्या करता है? एडमिट होता है। ठीक है, पार्टनरशिप में। तो तब हम कौन सी जो है रेशो का यूज़ करते हैं? कौन सी रेशो हम निकालते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशो। बट जब हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है और डिकेस्ड हो रहा है, यानी उसकी डेथ हो रही है, तो हम कौन सी जो है रेशो का यूज़ करेंगे? गेनिंग रेशो का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये है हमारा। फिर करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्या बोल रखा है? लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो आर ऑल्सो कॉल्ड एज। यानी जो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो है उसको हम क्या बोल सकते हैं? देखो, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर और सेकंड क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो हमारा कौन सा होता है? लॉन्ग टर्म। और जो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है वो हमारा क्या होता है? शॉर्ट टर्म। तो इसमें क्या बोल रखा है? कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो हमारा क्या बोल सकते हैं उसको हम? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो। शॉर्ट टर्म अगर यहाँ पे वर्किंग कैपिटल होता तो हमारा क्या हो जाता? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। ठीक है। तो ये है करंट रेशो हमारा क्या हो जाएगा? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। और ये क्या हो जाएगा? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा क्या हो जाएगा? इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। अकाउंटिंग रेशो का पार्ट है। इसमें क्या होता है? जो ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। ईबीआईटी मीन्स क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका मतलब क्या होता है? ई से अर्निंग, बी से बिफोर, आई से इंटरेस्ट और टी से टैक्स। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों किसके पार्ट है? अकाउंटिंग रेशो के। बट दीज आर द पार्ट, ये दोनों डिवाइड हो रखे हैं कि इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग कैपिटल। लॉन्ग टर्म हमारे कौन से होते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। एंड शॉर्ट टर्म हमारे कौन से होते हैं? वर्किंग कैपिटल। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका आंसर हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो हो जाएगा। फिर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू। जब जो हमारे फर्म की जो लाइबिलिटी वो डिसोल्यूशन हो जाता है तो जो लाइबिलिटीज़ है वो कहाँ ट्रांसफ़र की जाती हैं? तो देखो, डिसोल्यूशन के टाइम पे वो कहाँ ट्रांसफ़र होंगे? देखो, बैंक अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, कैश अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट का कौन सा अकाउंट क्रिएट करते हैं? हम रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं। बैंक और कैश और रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट इनमें तो होगा नहीं और डिसोल्यूशन के टाइम पे। तो इसका क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इफ़ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सटेंड्स अप टू ओनली फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड इट इज़ कॉल्ड। यानी इसमें बोल रखा है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हमारा जो एक्सटेंड होगा ना सिर्फ ओनली 1 ईयर के लिए,
वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए, तो वो कौन सा? देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होगा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होगा, और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये शॉर्ट टर्म होता है। यानी इसमें क्या होता है, मेन जो इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस, क्या होती है इसमें, मेंटेनेंस होती है। तो किस में होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो इनमें से ही होगा, नोटिंग चार्जेस और अंडर राइटिंग तो होगा नहीं। अंडर राइटिंग तो किस चीज़ का काम करता है, बीच का फीस कलेक्ट करके फाइनेंशियल रिस्क को कम करता है। किसको, फाइनेंशियल रिस्क को क्या करता है, कम करता है ऑन द बेसिस ऑफ फीस। किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फीस। तो क्या करता है, ऑन द बेसिस ऑफ फीस क्या करता है, फाइनेंशियल रिस्क को कम करता है। नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस क्या होता है, ये भी क्या है, चार्ज लगता है, ठीक है। किस पे, एविडेंस वगैरह पे चार्ज लगाया जाता है, वो होता है नोटिंग चार्जेस, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, तो बच गए हमारे क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म एसेट पे होता है, और इस पे जो अर्निंग कैपेसिटी होती है किस पे होती है, फिक्स्ड एसेट पे। किस पे होती है, फिक्स्ड एसेट पे होती है इसकी जो है अर्निंग कैपेसिटी। बट इसमें जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, ये डे टू डे ऑपरेशन होता है, डे टू डे ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा डे टू डे ऑपरेशन होता है, और इसमें किसका काम किया जाता है, मेंटेनेंस का काम किया जाता है, किसमें, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। बट इसमें जो है लॉन्ग टर्म के लिए ही जो है वर्क होता है, किसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। बट इसमें तो सिर्फ क्या बता रखा है, अप टू ओनली वन अकाउंटिंग पीरियड, अप टू ओनली वन अकाउंटिंग पीरियड है, तो क्या हो जाएगा इसका, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर देखो, अब देखो भैया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे रखा है, और ये दे रखा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाले चैप्टर से। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिजायर्स टू रिडीम 5,000, ठीक है, एंड 10% डिबेंचर ऑफ द ₹1000 ईच एट पार। कितना है, ₹1000 ईच एट पार, आउट ऑफ अवेलेबल सफिशिएंट डिविजिबल प्रॉफिट। In this case, how much amount should be transferred to debenture redemption reserve account as per requirement under section 71(4) of the Indian Companies Act read with the rule 18(7) of the banking company। देखो इसमें जो रूल्स वगैरह हो रखे हैं तो उनके अकॉर्डिंग बताना है कि जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में जो है कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे हम, तो वो जो है नहीं करेंगे, ठीक है। इसका भी रीज़न है क्यों नहीं करेंगे हम। देखो सबसे पहले तो ये देखो हमारे जो है कितने रिडीम हो रहे हैं डिबेंचर, डिबेंचर कितने रिडीम हो रहे हैं, कितने रेट पे हो रहे हैं, वो देखेंगे सबसे पहले हम। तो देखो टोटल डिबेंचर हमारे कितने हैं, टोटल डिबेंचर कितने हैं, 5,000, और इसकी जो फेस वैल्यू है वो कितनी है भाई, फेस वैल्यू है वो कितनी है, 1,000 ईच, कितनी है, 1,000। अब इंटरेस्ट कितना है इस पर, इंटरेस्ट कितना है, 10%, ये दे रखा है भाई। तो अब इसमें बताना है कि जो है कितना जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र करना है तो वो हम देखेंगे अब कितना करना है। देखो बैंकिंग वाले में हम ट्रांसफ़र नहीं करते, जो बैंकिंग वाला है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो बैंकिंग होगा, इसमें हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे। तो हमारा वैसे नॉर्मली टोटल डिबेंचर जो है कितने, 5,000 है, और फेस वैल्यू कितनी है, 1,000 है। 5,000 मल्टीप्लाई 1,000 क्या है, फेस वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा, 50 लाख, कितना हो गया, 50 लाख। तो 50 लाख हो गया भाई। तो ये क्या है हमारा, कितने डिबेंचर क्या किए हैं, इशू किए, नॉट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, ठीक है। तो ये है सिर्फ जो रिडीम किए वो कितने हैं, 50 लाख। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोथ आर नॉन रिकरिंग बाय नेचर। नॉन रिकरिंग और रिकरिंग क्या होता है, दोनों ही क्या है बोल रखा है इसमें, नॉन रिकरिंग नेचर है, मीन्स वो जो है डेली नहीं होते। वो कौन से हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो तो लॉन्ग टर्म है, वो क्या है, लॉन्ग टर्म। बट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो क्या है, शॉर्ट टर्म। तो ये दोनों तो नॉन रिकरिंग नेचर की नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है।
सेकंड में देखो अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस किसका मोटिव है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ये ट्रू है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है, मेंटेन यानी मेंटेनेंस करता है, ये भी क्या है, ट्रू है। तो हमारी स्टेटमेंट कौन सी ट्रू हो जाएगी, ओनली स्टेटमेंट सेकंड ट्रू हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट देखो, इन विच एक्टिविटी ऑल प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर एज डिविडेंड बट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज रिटेन और री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। यानी इसमें बोल रखा है कि वो कौन सी एक्टिविटी होती है जिसमें जो प्रॉफिट है ना, वो जो पार्टनर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उनमें कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, बट क्या किया जाता है उसमें से कुछ जो पोर्शन है वो एज अ डिविडेंड वो रख लेते हैं अपने पास, और बाद में जो पार्ट है प्रॉफिट का वो क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, और उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेस में। तो उसको क्या बोलेंगे भाई, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन तो बोलेंगे नहीं, लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं बोलेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। क्या बोलेंगे, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, जिसमें क्या होता है, जो हमारा अमाउंट होता है वो क्या किया जाता है, रिटेन कर लिया जाता है, और उसको क्या किया जाता है, री इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन। अब इसमें देखो, अ कंपनी इशू 1000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% एंड डिबेंचर्स आर टू बी रिपेड बाई इक्वल इंस्टॉलमेंट 20,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर विच अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज राइट ऑफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ये बोल रखा है। देखो वैसे कितने इशू किए, 1 लाख तो इशू किए, अब उस पर क्या है, डिस्काउंट भी है, 100 ईच है, 1 लाख नहीं किए इशू, 1000 किए। कितने किए हैं, 1000 इशू किए हैं, जो इशू किए हैं वो कितने किए हैं, 1000 इशू किए हैं, और फेस वैल्यू क्या है इसकी, 100 मीन्स 1000 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया भाई, कितने इशू किए हैं, 1 लाख, ये हो गया। अब बोला है इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी एक इंस्टॉलमेंट 20,000 की है, यानी एक इंस्टॉलमेंट 20,000 की है, तो कितनी इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी, 5, यानी 5 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी। और डिस्काउंट कितना है भाई, वो देखो डिस्काउंट कितना है। अब 100 में से ये जो 100 है हमारा, तो इसका हम डिस्काउंट निकालेंगे। तो डिस्काउंट इन्होंने क्वेश्चन में पूछ ही ये रखा है कि जो है व्हाट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज राइट ऑफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर के एंड में कितना जो अमाउंट है डिस्काउंट का वो हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। देखो एक तो आप कैसे निकालोगे, जो हमारा जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 6% डिस्काउंट है, मल्टीप्लाई 1000, तो 6000 हमारा क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो 5 इंस्टॉलमेंट किसकी बन रही है, इशू ऑफ डिवेंचर वाले, तो इसकी भी डिस्काउंट की भी 5 ही बनाएंगे। तो 5 यानी एक कितना होगा, 1 ईयर का कितना होगा, 1200। एक तो नॉर्मली ऐसे निकल गया, तो इक्वली तो होगा। तो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर में कितना है, 1200। एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो कि जो 6000 हमारा क्या है, पूरे साल का जो डिस्काउंट है वो है, कंप्लीट डिस्काउंट है हमारा 6000, मल्टीप्लाई क्या करोगे, 20,000 एक ईयर की इंस्टॉलमेंट है, और टोटल कितना है भाई, 1 लाख है। तो इसको कट करो, कितना होगा, 1200। बात वही घुमा फिरा के आ रही है। तो आप ऐसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो, और ऐसे नॉर्मली कि जो फर्स्ट ईयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में कितना डिस्काउंट होगा, तो ऐसे भी। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। The study of mutual relationship between different components or their totals of financial statement for a definite period of time। देखो definite period of time financial statement के बारे में बोल रखा है कि वो कौन सा mutual relationship है जो different component के बारे में बताता है, और their totals of financial statement और their final definite period of time। तो क्या बता रखी है इसमें, देखो म्यूचुअल रिलेशन किसके बारे में, बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर टोटल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, ये बता रखा है। देखो इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस ये तो हो ही नहीं सकता, बच गया हमारा ये। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, सेम लेवल पे होता है, हॉरिजॉन्टल होता है हमारा ऐसे, और वर्टिकल होता है हमारा ऐसे। तो वर्टिकल में क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में पूछ रहा है, तो जहाँ डिफरेंट ही आ गया तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, वर्टिकल। वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस वैसे क्या है, इन दोनों में बस यही बता रखा है हमारा वर्टिकल वाले में। अब आ जाता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा।
A does not keep proper accounting records of his business. He gives the following information. What will be the profit and loss for the year? क्या बोल रखा है कि A ने जो है अपनी प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं की बिजनेस में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, तो हमें क्या निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हो और वैसे अकॉर्डिंग टू वैसे भी पता चल जाएगा। स्टार्टिंग में हमारी क्या होती है, ओपनिंग कैपिटल होती है। ओपनिंग कैपिटल है, उसमें क्या करते हैं, ड्राइंग को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। ड्राइंग को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जो हमारी एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये सारा सब कुछ निकल के हमारी क्या आ जाती है, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आ गई, ये सब है। बट अब देखो, अब पूछ रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे निकालेंगे। हमारा फॉर्मूला ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न भी रहेगी, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पुट कर दोगे तो आंसर तभी निकल के आ जाएगा। देखो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, ये है भाई। अब देखो यहाँ से देखो, क्लोजिंग कैपिटल जो आई है हमारी, इसमें से ओपनिंग क्या कर देंगे, निकाल देंगे, इनका अपोजिट कर देंगे। ड्राइंग जो है माइनस थी ना, तो ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए ड्राइंग को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और एडिशनल कैपिटल का अपोजिट करके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कितनी है हमारी, जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 2,50,000 माइनस ओपनिंग कितनी है, 2 लाख, कितना आ गया, 50,000। फिर बोला ड्राइंग को ऐड कर दो भाई, ड्राइंग कितनी है, 60,000, ऐड कर दी, कितना आ गया, 1,10,000। अब 1,10,000 आ गया, हमारा क्या बच गया, अब एडिशनल कैपिटल बच गया। तो एडिशनल कैपिटल कितना है, 75। अब देखो एडिशनल कैपिटल को क्या करना है, लेस करना है। तो 75,000 क्या कर दो, लेस कर दो। तो देखो कितना बच गया हमारा, 0,005, और यहाँ कितना बच गया, 10 माइनस 7 3, कितना आ गया, 35,000। कितना आ गया भाई आंसर हमारा, 35,000। देखो ऑप्शंस में कहाँ दे रखा है, 35,000 थर्ड नंबर पे दे रखा है। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आ जाओ नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ चार्ट, कि कौन से चार्ट में ये रिप्रेजेंट किया जाता है वेरियस फैक्टर के बारे में जो अफेक्ट करते हैं न्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। यानी कौन से चार्ट में किया जाता है, ब्रेक इवन चार्ट में तो सेल्स वगैरह का यूज़ वो होता है, और स्टैंडर्ड एंड पुअर चार्ट तो नहीं भाई, NSY चार्ट भी नहीं। तो ड्यू पॉइंट चार्ट में क्या होता है, ये होगा आंसर। इसमें क्या होता है, इसमें रिप्रेजेंटेशन की जाती है, किसकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है, रिलेशन बताया जाता है, किसके बारे में रिलेशन बताया जाता है, नेट प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में, ठीक है। तो क्या है भाई, एक फ्रेमवर्क है जिसमें एनालिसिस किया जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी का, रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी होता है वैसे, बट मेन जो है ड्यू पॉइंट चार्ट, इसके बारे में ही पता होना चाहिए, वही है मेन। तो फिर आ जाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकाउंटिंग रेशियो वाला जो चैप्टर है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। या तो करंट रेशो पूछ लेंगे, करंट रेशो पूछ लेंगे, स्टॉक निकालना पूछ लेंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकालना पूछ लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल डेब्ट्स गिवन है, एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट्स गिवन है। निकालना क्या है, करंट रेशो। अब देखो करंट रेशो निकालना, देखो सबसे पहले देखो हमारे पास चीज़ें कौन कौन सी गिवन है। वर्किंग कैपिटल कितना है भाई, वर्किंग कैपिटल 21,28,000 ये हमारी क्या दे रखी है, वर्किंग कैपिटल। टोटल डेब्ट्स कितने दे रखे हैं, हमारे 42,50,000। और जो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है वो कितने दे रखे हैं, 27,30,000। ये चीज़ें गिवन है भाई। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो हमें किस चीज़ की नीड है, करंट एसेट कैलकुलेट करना है और करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है।
तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इनके बेस पे करंट लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो करंट लाइबिलिटी कैसे करेंगे, टोटल डेब्ट्स का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स प्लस करंट लाइबिलिटी। तो टोटल डेब्ट्स का हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स प्लस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब टोटल डेब्ट्स हमारे पास कितने हैं, 42,50,000 और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कितना गिवन है, 27,30,000। अब करंट लाइबिलिटी तो निकालोगे, दो चीज़ें गिवन है तो करंट लाइबिलिटी निकालोगे तो कितनी आ जाएगी भाई, जो करंट लाइबिलिटी है हमारी कितनी आ जाएगी, 20 एंड कितना आ जाएगा, 15,20,000। कितना आ गया भाई, जो करंट लाइबिलिटी है हमारी कितनी आ गई, 15,20,000। अब करंट लाइबिलिटी तो आ गई, अब क्या निकालनी है, करंट एसेट निकालनी है। अब देखो वर्किंग कैपिटल गिवन है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है भाई, 21,28,000। क्या निकालना है, करंट एसेट। करंट लाइबिलिटी कितनी निकाली अभी हमने, 15,20,000। क्या निकालेंगे, करंट एसेट निकालो। करंट एसेट निकालेंगे हम, तो करंट एसेट कैसे निकलेगी, करंट ये माइनस का वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर दो दोनों को, कितना आ जाएगा, ऐड करने के बाद आ जाएगा 28, ये आ जाएगा, ऐड करने के बाद 36,48,000। कितना आ जाएगा, 36,48,000। ठीक है, तो ये आ गया भाई हमारी करंट एसेट। अब हमारे पास करंट एसेट गिवन है, करंट लाइबिलिटी गिवन है, तो करंट रेशो कैलकुलेट कर लोगे। तो करंट एसेट कितनी है, 36,48,000 और करंट लाइबिलिटी कितनी गिवन है, 15,20,000। निकालो अब कितनी रेशो आ जाएगी, ऑप्शंस में देखो, तो निकलने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद हमारी कितनी आ जाएगी, 2.4:1, यानी 2.4 आ जाएगी इनकी डिवाइड करने के बाद। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2.4:1। ठीक है, अब आ जाता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेशो इंडिकेट्स द फर्म कैपेसिटी टू पे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड प्रोक्योर एडिशनल लोन्स एंड इन्फॉर्म्स वेदर द फर्म इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के बारे में जहाँ भी आपको नाम सुन जाए ना, मीन्स ऑप्शंस में डेब्ट इक्विटी रेशियो है, कहीं टिक कर दो, वही है कि वो कौन सी रेशियो है जो इंडिकेट करती है कि कैपेसिटी होती है जिसमें टू पे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड प्रोक्योर एडिशनल लोन्स वगैरह, उनकी जो पेमेंट करने की जो कैपेसिटी होती है वो किसमें होती है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो। फिर आ जाता है नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट हमारी कौन सी है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज सो एज टू एसर्टेन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। सही है, स्टेटमेंट सही है हमारी, टू असर्टेन द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। सेकंड क्या दे रखी है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट इज हायर देन बुक वैल्यू देन डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज। वाई, क्यों चार्ज नहीं किया जाता, जो किया जाता है भाई, नॉट डिपेंड ऑन वट मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू, इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो हायर है या लोअर है, चार्ज लगेगा ही लगेगा, डेप्रिसिएशन तो लगेगा। जो वैल्यू है वो तो डाउन होगी, उसको कोई रोक थोड़ी सकता है कि मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा है या कम है, उसे वो नहीं है, हर ईयर जो है वैल्यू डाउन हो रही है तो हो रही है, तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा। तो ये क्यों बोल रखा है डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज, तो ये रॉन्ग है स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैटी कैश बुक इज मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग। पैटी कैश बुक में कौन सी जो है, क्या मेंटेन करने के लिए क्या रिकॉर्ड किया जाता है, उसमें एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए जाते, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए जाते, तो वो कौन से होते हैं, पैटी एक्सपेंसेस होते हैं, पेड इन कैश, क्योंकि कैश बुक में नहीं दिखा रहे स्मॉल एक्सपेंसेस, तो पेड इन कैश होते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, इसमें भी करेक्ट बताना है।
पासबुक इज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द कस्टमर मेंटेन बाय द बैंक। कि पासबुक को जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है कस्टमर का, जो बैंक के द्वारा मेंटेन किया जाता है कस्टमर के लिए, उनके अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग करने के लिए। ट्रू है, पासबुक ही तो होती है वो। फिर है अ बिजनेस फर्म पीरियडिकली प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल द बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक विद द पासबुक एज दिस टू शो डिफरेंट बैलेंस फॉर वेरियस रीजन। कि जो फर्म है वो क्या बनाता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाता है कि जो एरर्स वगैरह हो रखी हैं उनको क्या है सही करने के लिए। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक क्या है, तो सही है ये स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ये नहीं, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फिर से अकाउंटिंग रेशो में से क्वेश्चन दे दिया, फिर से दे दिया। अब देखो इसमें फटाफट देखो, करंट लाइबिलिटी गिवन है, करंट रेशो गिवन है, लिक्विड रेशो गिवन है, स्टॉक निकालना है। स्टॉक कहाँ से निकल सकता है, करंट लाइबिलिटी कितनी गिवन है, 1,50,000, 1,50,000 गिवन है। करंट रेशो हमारा कितना गिवन है, 3:1 गिवन है। लिक्विड रेशो कितना गिवन है, 1:1 गिवन है। ये तो अब क्या कैलकुलेट करना है, करंट रेशो के बेस पे हम क्या निकालेंगे, करंट लाइबिलिटी निकालेंगे। करंट लाइबिलिटी तो गिवन है, करंट एसेट निकालेंगे। ठीक है, तो करंट एसेट कैसे निकालेंगे भाई, देखो करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, और ये रेशो गिवन है हमारी कितनी, 3:1, ये गिवन है। तो निकालनी क्या है, करंट एसेट। तो करंट एसेट निकालने के लिए क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस करने के बाद क्या हो जाएगा, करंट एसेट निकालने के लिए करंट लाइबिलिटी मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो कितनी है करंट लाइबिलिटी, 1,50,000 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा, 4,50,000, 4,50,000। ये क्या आ गई भाई हमारी करंट एसेट। अब क्या निकाल लेंगे, सेम प्रोसीजर लिक्विड एसेट निकालेंगे। तो लिक्विड एसेट कैसे निकालेंगे, तो सेम लिक्विड एसेट में करोगे। तो लिक्विड एसेट देखो, लिक्विड एसेट इक्वल टू कितना है, लिक्विड एसेट मल्टीप्लाई करंट लाइबिलिटी। ये रेशो कितनी की बना, 1:1। अब ये निकालना है, क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करंट लाइबिलिटी मल्टीप्लाई 1,50,000 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, ये आ गया। लिक्विड एसेट गिवन है, करंट एसेट गिवन है, तो फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट हम कैसे निकालते हैं, तो इसमें स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है, देखो भाई लिक्विड एसेट है, अब करंट एसेट में से जो हमारी करंट एसेट है उसमें से स्टॉक निकाल देंगे। स्टॉक जो करंट एसेट है उसमें से स्टॉक निकाल देंगे, तो स्टॉक ही निकल गया तो हमारी लिक्विड ही बचेगी। वो करंट में से स्टॉक ही निकाल दिया तो लिक्विड ही बचेगी, वो स्टॉक थोड़ी है, वो बचा हुआ थोड़ी है। ठीक है, तो लिक्विड एसेट ये दोनों गिवन है तो स्टॉक निकाल दोगे। करंट लिक्विड एसेट कितनी है, 1,50,000, और करंट एसेट हमारी कितनी गिवन है, 4,50,000 माइनस स्टॉक। ठीक है, माइनस स्टॉक ये। तो अब क्या निकालोगे भाई, स्टॉक निकालना है, तो स्टॉक निकालने के लिए माइनस हो जाएगा वहाँ जाके, कितना आ जाएगा भाई, 3 लाख। हमारा जो है स्टॉक कितना आ गया, 3 लाख। आंसर क्या हो जाएगा, 3। बस यही है, सिंपल है, फॉर्मूले में पुट करते जाओ, फॉर्मूला ही सब कुछ है। अकाउंटिंग रेशो में अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं निकाल सकते। तो मेन थिंग इज़ फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। करंट रेशो का फॉर्मूला, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला, सारा सब कुछ, कैसे डेप्ट निकालते हैं, टोटल डेप्ट्स, लॉन्ग टर्म डेप्ट्स, स्टॉक कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, नॉर्मली अगर स्टॉक कैलकुलेट करने का पता नहीं होता तो नहीं निकाल पाते हम। ठीक है, तो ये सब तो क्या किया हमने इसमें, करंट रेशो और लिक्विड रेशो गिवन है, दोनों के बेसिस पे करंट एसेट और लिक्विड एसेट हमने कैलकुलेट निकाल लिया, और करंट लाइबिलिटी गिवन थी तो इन रेशो के बेस पे हमने वो निकाला और फिर फॉर्मूला में पुट कर दिया। तो यही था भैया इसका। फिर नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे द अमाउंट ड्यू टू स्टेक होल्डर एज एंड व्हेन इट इज़ ड्यू इज़ नोन एज। कि वो एबिलिटी बताओ बिजनेस की पे करने की अमाउंट ड्यू टू स्टेक होल्डर। तो सोल्वेंसी में तो होती ही नहीं भैया एबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी तो भैया अलग ही चीज़ है। तो क्या है, लिक्विडिटी होता है जिसमें एबिलिटी होती है ऑफ द बिजनेस टू पे द अमाउंट, किसको, स्टेक होल्डर को। अब नेक्स्ट है,
when a partner has agreed to undertake the dissolution work for an agreed remuneration where the realization expenses, then what will be the journal entry if payment of realization expenses is made by the firm. क्या बोला है इसने कि जो पार्टनर है वो एग्रीड हो जाता है डिसोल्यूशन वर्क फॉर एन एग्रीड रेमुनरेशन, ठीक है, तो बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसको क्या बियर करना पड़ता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करना पड़ता है। तो उस टाइम पे हम कौन सी जर्नल एंट्री करते हैं, किसकी पेमेंट करने के लिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करने के लिए हम कौन सी एंट्री करते हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को की पेमेंट करने के लिए हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कौन सी एंट्री करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। फिर आ जाता है वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड शुड बी क्लासिफाइड एज। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड जो है होता है हमारी जो है अकाउंटिंग फ्लो स्टेटमेंट की 3 टाइप्स हैं, ये दे रही, ये तो होता नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट का टाइप, यही होते हैं कौन सा, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। तो जो इंटरेस्ट है और जो डिविडेंड रिसीव्ड हो रखा है वो कहाँ शो होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कहाँ होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका, इसका जो है परफॉर्मा बैलेंस शीट है वो याद होनी चाहिए, उसके बेस पे ही होगा ये, ठीक है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, अ लिमिटेड हैज़ एग्री टू पे परचेज प्राइस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो परचेज प्राइस है कितना है, कितना है 2,20,000, कितना है 2,20,000। हाफ द पेमेंट वॉज मेड इन कैश एंड रिमेनिंग जो पेमेंट की गई है वो बाय इशू ऑफ 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो ये है कि जो ये परचेज की है इसकी जो पेमेंट 2 टाइप से की है, जो हाफ है, हाफ यानी 1,10,000 और 1,10,000, हाफ पेमेंट की है कैश और हाफ की है डिबेंचर इशू करके प्रीमियम पे। तो इसमें पूछा कि हाउ मच डिबेंचर विल बी इशूड फॉर पेइंग परचेज अमाउंट, कितना पेइंग परचेज अमाउंट, तो टोटल परचेज कितना है भाई 2,20,000 है, 2,20,000 है। तो इसमें से हाफ कैश में होगी, हाफ वैसे इशू ऑफ डिबेंचर होगी। तो प्रीमियम कितना 10%, फेस वैल्यू देखो कितनी है, फेस वैल्यू 100 और 10% क्या है प्रीमियम, तो प्रीमियम ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 110। तो 100 क्या होगी भाई हमारा इशू प्राइस ऑफ ईच डिबेंचर, ये हो गया। तो अब जो है अमाउंट जो है डिबेंचर्स पेड बाय द डिबेंचर कितना हो जाएगा वो निकालना है। तो हाफ देखो इसका हाफ कैश में कितना हो जाएगा 1,10,000, 1,10,000 हो जाएगा। तो इसका निकालना है कैश वाले का जो कैश में वो किए, क्योंकि हाफ तो 1,10,000 तो हाफ तो वैसे डिबेंचर्स इशू करके की है, हाफ कैश में की है, तो कैश वाले जो पेमेंट की है वो कैसे हो जाएगी 1,10,000 है और इशू प्राइस कितना है 1,110। तो कितना हो जाएगा, अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 1,000 डिबेंचर, बस इतना ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कौन सी जो स्टेटमेंट वो ट्रू है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ट्रू बतानी है, ठीक है। तो ट्रू बतानी है, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस, इट्स इंक्लूड इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम रिलेटेड ओनली टू द करंट। जहाँ भी ओनली आ जाए इसका मतलब वो तो रॉन्ग है ही, इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई, होता है, ये भी रॉन्ग है। अब इन दोनों में से देखो, अब डिसाइड करो कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है या नहीं, ये देखना है, ठीक है। तो ये देखना है भाई, तो डेप्रिसिएशन इसमें क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। फिर है एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में वो एक्सपेंसेस कौन से हैं, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो जिसका कनेक्शन होता है जब कंपनी की फॉर्मेशन होती है, तब जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो लॉन्ग टर्म ऊपर हमने किए थे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर मेंटेनेंस, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये होगा ही नहीं, तो ये बच गया हमारा।
अब रिक्यूरिंग ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस नाम से ही शो होगा, रिवेन्यू रिसिप्ट डोनेशन है ये तो होगा ही नहीं, कैपिटल ये लोन। फिर आ जाता है विच हुंडी इज सिमिलर टू डिमांड बिल, डिमांड बिल के लिए कौन सी जो हुंडी है वो होती है, तो वो कौन सी है, दर्शनी। ठीक है, ये 11th क्लास की बिजनेस स्टडी का जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पे दे रखी है, वहाँ से याद करनी है। ठीक है, फिर है फ्रॉम द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ। ठीक है, तो इसमें से जो है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, डेटर जो है वो थोड़ी ड्रॉ करता है इसको, तो फर्स्ट ही रॉन्ग होगी। क्रेडिटर हाँ ये सही है, ऑर्डर्स टू मेक पेमेंट सही है, रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस ऑफ द ड्रॉवी और सम एल्स ऑन द, ये भी सही है। ठीक है, तो भाई हमारे ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो है इसी जो ऊपर वाले पोर्शंस में थे, अब जो क्वेश्चन बचेंगे वो कल कंप्लीट हो जाएंगे, उनमें न्यूमेरिकल नहीं दे रखे तो उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है।